हेलो हेलो। कोई तो दिखा लगता है। क्या बात। संतोष जी, नमस्कार संतोष जी। आवाज़ आ रही मेरी? लाल सलाम, लाल सलाम। आ रही आवाज़? अभी रुके रहते हैं 1 मिनट, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे गोपाल भाई, नमस्कार। नरेश जी नमस्कार। जयप्रकाश नारायण जी नमस्कार। जगदीप सिंह नमस्कार। अजमत जी, रामायण जी आप भी आ गए, क्या बात। चलिए, नमस्कार नमस्कार। आवाज़ सबको आ रही ना? क्या बात है। तो शुरू किया जाए। तो दोस्तों, अभी जब हम कोरोना की त्रासदी से गुजर रहे हैं, उसी बीच आज एक बहुत दुखद घटना घटी है। और विशाखापट्टनम की रिपोर्ट आप लोगों के पास आ रही होगी, जिसको कहते हैं त्रासदी के भीतर त्रासदी। करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 500 से 800 से ज़्यादा लोग जो है घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। 25 लोगों की क्रिटिकल पोजीशन है। और जो तस्वीरें आ रही हैं पूरे शहर से, उसमें आपको दिख रहा होगा गायें मरी हैं, लोग मरे हुए पड़े हुए हैं। एक दूसरी भोपाल त्रासदी हम लोगों के सामने से गुजर रही है। तो ये कैसे हुआ? ये भी कोरोना से अलग नहीं है। कोरोना के तहत जो लॉकडाउन था, उसके बाद जब खुलना था फैक्ट्री को, उसके चलते उसमें जो एहतियात बरते जाने थे खोलते समय, वो बरता नहीं गया, लापरवाहियाँ बरती गई। और उसी का नतीजा है कि आज जो है एक दूसरी भोपाल त्रासदी हम लोग सामने खड़ी हो गई। और इस तरह के कोरोना की कत्लगाहें पूरे देश के अंदर तैयार हो रही हैं, क्योंकि देश की सत्ता ने जो फैसला लिया है, जिस तरह से काम किया है, उसके नतीजे बहुत बुरे होने जा रहे हैं। आज ही अहमदाबाद में जो रिपोर्ट आ रही है अहमदाबाद की, वहाँ पुलिस जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है उसको बदल दिया गया है, क्योंकि वो संभाल नहीं पा रहा था। नए म्यूनिसिपल कमिश्नर आए हुए हैं। और अहमदाबाद में जो रिपोर्ट है, रोज़ाना 300 नई जो है कोरोना केसेज आ रहे हैं। और प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। और वहाँ पैरामिलिट्री लगा दी गई है शहर में। तो ये तस्वीर है पूरे देश के अंदर। और कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो हाहाकार मचा हुआ है, मजदूर जो लौटना चाहते हैं उनको किस तरह से बंधुआ बना दिया गया है। और एक गिरमिटिया मजदूरों की एक नई त्रासदी इस देश के अंदर खड़ी हो गई है। अपने ही सूबे, अपने ही जिलों के में लोग जाना चाहते हैं, लेकिन उनको लौटने नहीं दिया जा रहा है। कर्नाटक में जिस तरह ट्रेनें रोकी गई, गुजरात में जो फैसला लिया कि ट्रेनों को नहीं जाने दिया जाएगा, मजदूरों को नहीं भेजा जाएगा, ये बताता है कि हमारी आज़ादी किस तरह से छीनी जा रही है। एक नागरिक के तौर पर हमारी जो स्वतंत्रता है उसको भी सरकार छीन ले रही है।
दोस्तों, एक रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत ही संगीन है और मुझे आज ही उसके बारे में पता चला है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी सरकार इतनी बेवकूफ़ नहीं होती है। कोरोना सबसे बाद में एशिया में आया है। पूरी दुनिया की यात्रा उसने पूरी कर ली, उसके बाद भारत और एशिया में वो प्रवेश किया। तो कोरोना की पूरी त्रासदी जो है पूरी दुनिया देख चुकी थी। चाइना से शुरुआत होती है और चाइना जिस तरह से कोरोना के साथ निपटा था वह एक सफल मॉडल पूरी दुनिया के सामने था। और उसके बाद जब यूरोप पहुंचा, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जिस तरह से पूरी दुनिया गांव में तब्दील हो गई है, लिहाजा यात्रा कोरोना को करनी ही थी। हमने पहले से उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी, उससे बचा नहीं जा सकता था। अब उसके बचने के जो उपाय थे, उसके लिए जो जरूरी कदम उठाए जाने थे जो सरकारों के जरिए, वो शायद नहीं हुआ और उसका नतीजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। आपको याद होगा जब चाइना में कोरोना आया और चाइना की सरकार वुहान में लड़ रही थी, उस समय पश्चिमी देश मजाक उड़ा रहे थे चाइना का। खुद ट्रंप कई बार मजाक उड़ाते हुए चीन का दिखे, यहाँ तक कि भारत में भी वो अपने तरीके से मजाक चल रहा था। लेकिन उसके बाद जब यूरोप में पहुंचा और यूरोप में भी उसने जो है अपना जो पंजा फैलाना शुरू किया और एक के बाद एक, इटली के बाद स्पेन के बाद जर्मनी के बाद इंग्लैंड, तमाम जो है देश जब इसकी चपेट में आना शुरू हुए, उसके बाद भी यूरोप से अलग हट के अमेरिका तक ने वो सबक नहीं लिया। और अमेरिका लगातार वो लापरवाहियाँ जो उसकी रही आज उस पर भारी पड़ रही हैं। और इस समय आप देख रहे हैं अमेरिका में करीब जो है इस समय की जो आज की संख्या है, आप जानते हैं लगातार अब खबरें रोकी जा रही हैं यूरोप से, अमेरिका से खबरें नहीं आ रही हैं। अमेरिका में इस समय 74,000 लोगों की डेथ हो चुकी है, करीब जो है 13 लाख लोग उसकी चपेट में हैं और लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। यूरोप में नई खबर यह है कि ब्रिटेन जो है इटली को पार कर गया है। ब्रिटेन में मौतें 30,000 हो गई हैं, इटली में 29,000 हैं। हालांकि एक लेवल पे यूरोप और अमेरिका अब जो है काबू करने की स्थिति में आए हैं। और जो निर्देश था, जो कहिए तो WHO की तरफ से निर्देश दिया गया था, उसने सिर्फ एक लाइन का 3 शब्दों का निर्देश दिया था पूरी दुनिया को, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। अब ये जो टेस्ट 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 का निर्देश है, जिसने भी इसका पालन किया वो कोरोना को काबू करने में कामयाब रहा। चाइना वुहान को पूरा जो है लॉकडाउन कर दिया, वहाँ के सारे नागरिकों को बैठा करके अपने यहाँ खिला रहा था और लगातार लोग क्वारंटाइन कर रहा था। जो सीरियस थे उनका इलाज कर रहा था। 10 दिन के अंदर उसने अस्पताल खड़ा कर दिया। एक पूरी दुनिया के अंदर सबूत था। लेकिन क्या हुआ? अमेरिका ऐसा नहीं किया। अमेरिका लगातार जो है उनके नागरिक आते जाते रहे, बीमारी फैलती रही और एक के बाद जब स्थितियां खतरनाक स्तर पर पहुंच गईं, तब उसके बाद अब जा कर के पिछले 10-15 दिनों से जिस तरह से ट्रंप ने इनिशिएटिव लिया, वहाँ की सरकार ने टेस्टिंग और उसकी प्रक्रिया शुरू की, उसके चलते अब जो है चीज़ें काबू में आई हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं साउथ कोरिया एक मॉडल था पूरी दुनिया के सामने। चाइना से सटा हुआ देश है, लेकिन वो चाइना में जब घटना घटी उस समय उसने तैयारी शुरू कर दी थी। बताया जाता है कि वहाँ 1 लाख किट तैयार कर ली गई थी। वहाँ ऐसे किट बना लिए गए थे जिनसे कि 40-45 मिनट के अंदर ही नतीजे लिए जा सकते थे, टेस्ट आ सकता था। और उसके चलते वो बहुत ही कम समय में पूरे जो है उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया। यूरोप ये काम नहीं कर पाया और उसका नतीजा पूरे यूरोप को भुगतना पड़ा। चलिए, चाइना, यूरोप, अमेरिका, सबका मॉडल मेरे पास था। साउथ कोरिया, वियतनाम, ये जिस तरह से काबू के उन सफलताओं का मॉडल मेरे पास था। तब भारत क्यों नहीं खड़ा हुआ? भारत के पास तो पूरा मौका था। 13 फरवरी को राहुल ट्वीट करते हैं, विपक्ष से भी आप सबक ले सकते थे। 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला सामने आ जाता है, बावजूद इसके हम सबक नहीं लेते हैं। और उसी बीच हम जो है अपनी दूसरी प्रायोरिटी, जो सत्ता की अपनी प्रायोरिटीज़ थी, वो उसको हल करने में लगी हुई थी। वो जो है ट्रंप, नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ, उसी दौरान आप देखते हैं ट्रंप अभी यात्रा पर थे, दिल्ली दंगा शुरू हो जाता है। और उसके बाद आप देखिए
उस कोरोना की महामारी के बीच यहाँ संसद चलाई जाती है, उसी बीच एमपी में सरकार बनाई जाती है। तो सरकार की प्रायोरिटीज में क्या था? कोरोना से लड़ाई थी या इन जगहों पर अपने राजनीतिक विस्तार, अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश थी? तो लिहाजा कहा जा सकता है कि हमको जब कोरोना के खिलाफ लड़ना था, अपनी प्रायोरिटीज तय करनी थी, उस समय हमारे लिए दूसरी प्रायोरिटीज बनी हुई थी, दूसरी प्राथमिकताएं बनी हुई थी। और आज उसी का नतीजा है कि हम जो है कोरोना की चपेट में है पूरा मुल्क, जबकि लॉकडाउन के तीसरे फेज में हैं। अब संख्या कम होनी चाहिए थी, तब संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई हम लड़ रहे हैं जिसमें कि हम पहले ही पस्त हो चुके हैं, और जब कोरोना अपने परवान पर है तब हम सारे हथियार डालने की स्थिति में आ गए हैं और खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। आपको बताएं, आपराधिक लापरवाहियां हुई हैं। 19 मार्च तक जो कोरोना की किट्स थी, जो पीपीई थे, सुरक्षा के जो उपकरण थे डॉक्टरों के, वो 19 मार्च तक निर्यात उनका किया गया है। ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है, ये ऑफिशियल सूत्रों के हवाले से आई बातें हैं। तब हम इस तरह की लापरवाहियों के साथ कैसे कोरोना से लड़ सकते थे? अगर हम युद्ध में, हम कह रहे हैं हम कोरोना के खिलाफ युद्ध में हैं, तो हथियार क्या है मेरे पास? सच्चाई एक हथियार नहीं है। सबसे ज़्यादा मौतें इस देश के अंदर हुई हैं कोरोना में डॉक्टरों की, किसी दूसरे देश की बनिस्बत। हमारे डॉक्टरों को युद्ध में भेज दिया गया है बगैर हथियार के, खाली हथियार के युद्ध लड़ रहे हैं हमारे डॉक्टर, और उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप लड़िए, जाइए, बगैर पीपीई के, बगैर सुरक्षा उपकरण के, बगैर किसी मास्क के। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं हमारी लड़ाई कितनी आगे बढ़ेगी, हम कहाँ तक जाएंगे। आपको बताएं, अगर हम ट्रंप के जाने के बाद अगर सरकार कोशिश करती तो कोरोना से लड़ाई बहुत मुश्किल नहीं थी भारत के लिए। आपको बताएं, जब बाहर से लोग आ रहे थे, करीब 3 महीने के अंदर 15 लाख लोग बाहर से आए हैं। ये जो विमानों से आई बीमारी है, हायर क्लास से आई बीमारी है, वो कैसे निचले स्तर पे चली गई, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? आप चाहते तो सारे एयरपोर्ट्स को अलर्ट करते, वहाँ कोरोना की टेस्टिंग की व्यवस्था करते, आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन करते और बीमारी को वहीं एयरपोर्ट पर ही रोक देते, वो शायद इस देश में घुसने ही नहीं पाती। लेकिन सब कुछ जानने समझने के बाद भी आप बीमारी को घुसने दिए, आपकी प्रायोरिटीज दूसरी थी। अब यही मैं आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं जो मुझे आज ही पता चली है। आपको बताएं कि अमित शाह गृह मंत्री हैं, और जिस तरह से सरकार लगातार लापरवाहियों पर लापरवाहियां कर रही थी, उससे लोगों को शक हो रहा था कि क्यों ऐसा सरकार कर रही। आम आदमी जब इस बात को जान रहा है कि इसके लिए ये चीज़ें की जानी चाहिए और सरकार वो करती नहीं दिख रही थी, तो वजह क्या है? मुझे एक सज्जन ने बताया, जो जिनको खुद जो है, जिनकी बात हुई है एक जुडिशरी के, हायर जुडिशरी के में बैठे हुए एक जज के साथ अमित शाह की, और उसने बताया है कि अमित शाह खुद बोले उस जज से कि इस देश के अंदर जो सीए जैसा आंदोलन था, नागरिकता का जो आंदोलन था, एनआरसी का जो आंदोलन था, तमाम जो आंदोलन थे उनसे कैसे निपटा जाए, सरकार के पास कोई उपाय नहीं दिख रहा था। और ऐसे में कोरोना उसके लिए एक बड़ा जो है, कहिए तो तारणहार बन के आया। यह जो है कोरोना के जरिए कैसे इन सारी समस्याओं से निपटा जा सकता है, एक हथियार बन के आया, और लिहाजा सरकार ने उसको खुली छूट दी। ये बात तो कहेंगे नहीं, लेकिन जो अब तक गतिविधियां कम से कम सामने दिखी हैं सरकार की, जो रवैया रहा है सरकार का, उससे कम से कम इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि यह सिर्फ लापरवाही का मसला नहीं है, इसके पीछे कोई न कोई एक बड़ी साजिश है, और उस साजिश को ज़रूर सामने आना चाहिए, लाया जाना चाहिए। लेकिन वो भविष्य में होगा, शोध का विषय है, और इस पर तमाम पत्रकार काम करेंगे। लेकिन अभी भी जो सरकार जहां खड़ी हो गई है और हम जहां पहुंच गए हैं, स्थितियां लगातार गंभीर होती जा रही हैं।
और इस देश के अंदर लड़ाई के नाम पर सच ये है कि लॉकडाउन की घोषणा के अलावा केंद्र सरकार ने अब तक क्या किया है। अगर एक सवाल यही पूछा जाए तो शायद इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। उसने सारी लड़ाई को राज्यों के ऊपर छोड़ दिया और जनता के ऊपर छोड़ दिया। उसने कहा अपने कमरों से बाहर मत निकलिए और बाकी आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। राज्य सरकारें खुद जो है जाने वो कैसे कोरोना से लड़ेंगी। अब ऐसे में केंद्र सरकार जिसके पास सारे संसाधन हैं, जिसके पास पूरा पैसा है, जो लड़ाई को दिशा दे सकती है, वो पैर तोड़कर बैठ गई। पैकेज के नाम पर 1,70,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आप जानते हैं पूरे जीडीपी का 0.8%। और जबकि लगातार दुनिया के स्तर पर तमाम अर्थशास्त्री इस बात को कह रहे हैं कि अपनी जीडीपी का कम से कम 7 से 8% पैसा आप जो पैकेज में दीजिए, जनता के तमाम कोरोना खिलाफ लड़ाई से लेकर जनता के सहयोग के नाम पर आप दीजिए। लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा। आपको बताएं 2.3 ट्रिलियन डॉलर जो है अमेरिका पैकेज में खर्च किया है। भारत की जीडीपी कमोबेश 2.5 ट्रिलियन डॉलर है। उसके बराबर का पैकेज अमेरिका ने घोषित किया है। अपने यहाँ जो बेरोजगार हैं उनको 6 महीने तक जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी, जितना भी वो सैलरी उठाते थे वो पैसा सरकार वहाँ देगी। जापान अपने यहाँ $800 हर नागरिक के खाते में भेजा है। यूरोप ने भी इसी तरह से व्यवस्था की है अपने यहाँ तमाम नागरिकों की। और भारत में क्या किया गया? भारत में 1,70,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया गया। 0.8% वो पैकेज है पूरे जीडीपी का। और उसमें 70,000 करोड़ रुपए जो ऑनगोइंग स्कीम है, जो बजट के अंदर पास योजनाएं हैं, उसमें उसको जो है उसको भी उससे जोड़ दिया गया है। तब 1 लाख करोड़ का पैकेज है। और उसमें कहा गया कि 500 रुपये जो है वो आंगनबाड़ी और जो जन धन खाते हैं उनके जरिए लोगों को भेजे जाएंगे। उसका नतीजा क्या हुआ कि इस समय सारे बैंक बंद हैं। लोगों के खाते कितने खुले हैं, कितने बंद हो गए हैं, उसकी एक नई कहानी है। वो 500 रुपया कब पहुंचेगा, कितने लोग तक पहुंचा, एक दूसरी कहानी है। तब ऐसे में सरकार क्या की वो आपके सामने है। सच्चाई यह है कि 4 महीने अब राज्यों को पूरा मसला दिया गया हल करने के लिए। राज्यों के पास संसाधन सबसे कम होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, आय का कोई स्रोत नहीं होता। आपको बताएं अभी डाटा मेरे पास है, जो 46% जो है आय है राज्यों की वो जीएसटी से आती है। और पिछले 4 महीनों से केंद्र सरकार ने जो उनका जीएसटी का हिस्सा होता वो नहीं दिया हुआ है। वो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि अब इस समय हम कोरोना से लड़ रहे हैं तो हमारा जो पैसा है, हमारा जो हिस्सा है, हमारा जो शेयर है, आप उसको दे दीजिए। लेकिन केंद्र के कान पर जूं नहीं रेंग रहा, वो पैसा नहीं दिया जा रहा है। पेट्रोल डीजल से उसको जो है 23% पैसा आता है, राजस्व का 23% हिस्सा आता है। इसमें आप जानते हैं सारी गाड़ियां बंद हैं, कोई पेट्रोल डीजल नहीं खरीद रहा, ना बिक रहा है, वो पैसा नहीं आ रहा है। शराब से 12% आता है, अभी कुछ कल से शुरू हुआ है, वो पैसा आप समझते कितना होगा। तो राज्यों को एकदम पंगु कर दिया गया है। तो जिसको लड़ने के लिए आपने कोरोना के सामने खड़ा किया है उसको जो जरूरी मदद होती, मदद तो छोड़ दीजिए, उसका जो हिस्सा होता है वो भी आप देने के लिए तैयार नहीं है। तब आप कर क्या रहे हैं? कोई पूछे केंद्र सरकार से, मोदी जी से, जो 18 घंटे काम करते हैं, सुबह 4 बजे जग जाते हैं और रात तक काम करते हैं। अब कोई पीछे पूछे कि केंद्र सरकार क्या काम कर रही है, तो केंद्र सरकार इस पूरे मामले को कैसे, अब पल्ला तो झाड़े ही, इसका कोई राजनीतिक लाभ भी कैसे ले लिया जाए, उसकी तैयारी में दिन रात वो जुटी रहती है। केंद्र सरकार के अंदर बैठे हुए जो 2 लोग हैं वो दिन भर साजिशें करते हैं। और एक साजिश आपके सामने तबलीगी जमात के तौर पर आई, आपने देखा, क्योंकि ये जानते हैं कि कोरोना से नहीं लड़ सकते और तब इनको चाहिए उसका कोई दूसरा हथियार, दूसरा बहाना, और जिसमें अगर कोई राजनीतिक लाभ भी मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। तबलीगी जमात का पूरा मसला पकाया गया था। ऐसा नहीं है गृह मंत्रालय के बगैर इजाज़त के क्या कोई इतना बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के अंदर हो सकता है। बाहर से जो तबलीगी जमात के लोग आए थे, क्या वो बगैर वीज़ा पास किए
विदेश मंत्रालय से आ गए थे, अवैध तरीके से घुस गए थे देश के अंदर। तो गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय किसके तहत आता है? जिसकी नाक कान के नीचे पूरा आयोजन हुआ, वो पूरा आयोजन होने दिया गया। उसके बाद जब 14-15 मार्च को आयोजन खत्म हो जाता है तो 25 तारीख तक वो बेचारे सब रुके हुए थे उसमें, और लगातार उनकी तरफ से ही आवेदन जा रहा था थाने के पास। एसडीएम के आवेदन गया कि यहाँ इतनी संख्या में लोग फंसे हुए हैं और इनको जो है बाहर इनके स्थानों पर भेजने की व्यवस्था की जाए। वो खुद ही चाह रहे थे, लेकिन आप रोके रखे 25 तारीख तक, और तब एकाएक गृह मंत्रालय के निर्देश पर वहाँ छापा मारा जाता है, और इस तरह से मारा जाता है जैसे वहाँ कोई आतंकी छिपे हुए हों। और उसके बाद की पूरी कहानी पूरे देश को पता है। कोई पूछ सकता है कि बाहर से आए 15 लाख लोग 3 महीने के अंदर कोरोना नहीं फैलाते हैं, और तबलीगी जमात के 2000 लोग पूरे देश के अंदर कोरोना फैला देते हैं। सच्चाई यह है कि पूरी साजिश के तहत उस दौरान सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों की, उन्हीं लोगों की जांच कराई गई जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे या कहीं किसी लेवल पे माइनॉरिटी या उस इलाके से जुड़े हुए थे। वो पूरे इलाके को, अब सच्चाई यह है कि कोरोना फैला हुआ है, वो मुस्लिम माइनॉरिटी इलाके में भी है, हिंदू इलाके में भी है, गरीब दलित इलाके में भी है, सब जगहों पर है। आप जांच कर नहीं रहे हैं, और जब जांच की बारी आ रही है तो फोकस्ड जांच, टारगेटेड जांच हो रही है, तो बहुत स्वाभाविक है उसमें से जो कोरोना पॉजिटिव है वो निकलेंगे ही, और उन्हीं को इस तरह से पेश कर दिया जा रहा है कि जैसे पूरे देश के अंदर कोरोना पॉजिटिव सिर्फ उन्हीं इलाकों में और तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं। अब कोई सामान्य जो गणित का विद्यार्थी होगा वो भी समझ सकता है कि जिस तरह से, जिस साजिश के तहत पूरी ये जांच चलाई गई, पूरा मीडिया द्वारा टारगेट करके तबलीग जमात को केंद्रित किया गया और दोषारोपित किया गया, उसमें पूरा एक साजिश शामिल थी जिसके जरिए पूरे कोरोना को तबलीग जमात के मत्थे मर देना था। और उसे वही हुआ। जो गोदी मीडिया है उसने अपना काम कर दिया। पूरे देश के अंदर कोई भी मसला जो है वो तबलीगी जमात से जोड़ दिया गया। आपको बताएं कि आश्चर्य होगा सुन करके, जब यहाँ मसला चल रहा था तबलीगी जमात का, उसी समय जगह जगह दूसरे जो कोरोना पीड़ित हैं या पॉजिटिव हैं वहाँ हंगामा मच रहा था, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और उसी का नतीजा है कि चीज़ें बढ़ती गईं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अहमदाबाद है। आपको बताएं, आज अहमदाबाद जहाँ खड़ा है, अगर सरकार शुरू में ध्यान देती तो आज स्थिति वहाँ दूसरी होती। लोग तो कह रहे हैं इस समय अहमदाबाद में, अभी हमारे जो संवाददाता हैं कलीम, आज ही उन्होंने सूचना दी है कि वहाँ एक रिसर्च हुई है जिसमें कि बताया गया कि जो वहाँ का वायरस है वो एल शक्ल का है, कुछ जो अमेरिका से मिलता जुलता है, और इस लिहाज से जो नमस्ते ट्रंप का आयोजन था वह जो है कमोबेश उससे जोड़ कर लोग देख रहे हैं। ये रिसर्च का विषय हो सकता है, इस पर मैं कोई ऑथेंटिक तरीके से कोई बात कह नहीं सकता, लेकिन अगर ये बात है तो ये बात साबित होती है कि अहमदाबाद के अंदर जो एक करीब 10 लाख लोग इकट्ठा किए गए थे, उसके पीछे, उसके जरिए कोरोना जो है एक प्रमुख वजह बना फैलने का, और उसका नतीजा आज अहमदाबाद को भुगतना पड़ रहा है। अनायास नहीं, अहमदाबाद जहां ट्रंप गए थे इस समय हॉट स्पॉट है, आगरा जहां ट्रंप गए थे वो हॉट स्पॉट है, दिल्ली जहां ट्रंप बाद में आए थे वो हॉट स्पॉट है। ये 3 सेंटर हैं जो इस समय पूरे देश के अंदर अभी भी हॉट स्पॉट बने हुए हैं। तो इस एंगल से भी एक जांच का विषय बनता है कि क्या जो ट्रंप का आयोजन था, ट्रंप अपने साथ और जो लोग विदेशी उनके साथ आए थे, वह अभी कोरोना को फैलाने की एक वजह बनी है, एक जांच का विषय बनता है। मित्रों, अब जो दूसरा हम लोगों को बात करनी है वो मेहनत कश जो मजदूर है,
इस पूरे प्रकरण में जो सबसे ज़्यादा परेशान, जिसको सबसे ज़्यादा संकट झेलना पड़ रहा है, भूख से बिलबिलाकर मौतें हुई हैं, 3-3 दिन पर खाना मिल रहा है, एक एक रोटी खा करके 3-3 4-4 दिन गुजारना पड़ा है। ये कहानी उन लोगों की है जो गरीब हैं, मजदूर हैं या गांव के रहने वाले लोग हैं। ये बीमारी थी अमीरों की, ये आई थी विमानों से, लेकिन ये पहुंच गई गरीबों तक। और अब लॉकडाउन के जरिए मोदी जी ने तो अमीरों को बचा लिया, लेकिन गरीब अब मारा जा रहा है। शायद लोग कह रहे हैं कि क्लास एंगल भी इसमें तलाशे जाने की ज़रूरत है। लॉकडाउन के पीछे सिर्फ यही एक कारण था, जिसमें कि अमीरों को बचा लेना था और गरीब जाए भाड़ में, कुछ इसी टाइप से लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। नहीं तो आप जानते हैं 24 मार्च को जब लॉकडाउन की घोषणा की गई तो 4 घंटे का समय दिया गया और 4 घंटे के बाद सबको दरवाजे में बंद कर दिया गया। मैंने उसी दिन एक लेख लिखा था जनचौक पर। उसकी हेडिंग मैंने यही डाली थी कि बाहर कोरोना मारेगा, अंदर भूख मारेगी, और इस तरह से देश चलेगा। और वही नतीजा हुआ। पूरे देश के अंदर करोड़ों प्रवासी मजदूर इस समय फंसे हुए हैं। अमरीक सिंह जो हमारे जालंधर से संवाददाता हैं पंजाब से, उन्होंने बताया कि 10 लाख पंजाब के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है प्रवासी मजदूरों का। वो अपने घरों को जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन 1-2 ट्रेन चल रही है, और जिस तरह से उसमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, उनका कहना है अगर इस तरह से चले तो 10 महीने लग जाएंगे वहाँ से सारे लोगों को बाहर निकालने में। तो आप समझ सकते हैं कितने बुरे हालात से गुजर रहा है तब का। जगह जगह मजदूर फंसे हुए हैं। कल जब ये खबर आई कि कर्नाटक के अंदर बिल्डर लॉबी से बैठक के बाद वीएस येदियुरप्पा ने मजदूरों को ट्रेन से निकालने का फैसला वापस ले लिया है, ट्रेनें रद्द हो गई हैं, तो मुझे बताया गया और तस्वीरें आई, खबर भी बनी, कर्नाटक से लोग, उत्तर भारत के लोग पैदल चल दिए। तो आप समझ सकते हैं कर्नाटक से कोई अगर आना चाहे, बिहार, उत्तर प्रदेश, किसी इलाहाबाद, बनारस, पटना और दरभंगा के लिए, तो क्या वो आ सकता है? वो रास्ते में ही मरने के लिए अभिशप्त नहीं होगा। ये त्रासदी जो हम लोग सोचते थे, हमने बड़ी कहानियाँ पढ़ी हैं और पार्टीशन हमारा बहुत रुचिकर विषय रहा है, जो एक इतिहास का विषय था, बिल्कुल हमारे सामने आकर जिंदा हो गया है। इतना पीड़ादायी होगा, लगता था वो पढ़ करके जो दर्द होता तो उस दर्द को हम लोग झेल रहे हैं, सामने देख रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि एक नया महाकाव्य आप लिख सकते हैं, ये दर्द का महाकाव्य होगा। स्पेनिश फ्लू आई थी 1918 में। उस समय जो है पूरे दुनिया में उसने तबाही मचाई थी, और भारत में भी बताते हैं 2 करोड़ लोग मरे थे। वो इतिहास का विषय है। लेकिन इस दौर का जो संकट है, त्रासदी है, वो हमारी नज़रों से, हमारे सामने से गुजर रहा है। दोस्तों, इसी बातचीत के क्रम में मैं कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि ये जो मजदूर आ रहे हैं, अभी तक क्या हुआ कि सरकार की तरफ तो सच कोई सहायता नहीं दी गई है। ज़रूरत थी जो अनाज के भंडार भरे हुए हैं उनको सरकार खोल देती, और मजदूरों को जो है बगैर किसी कार्ड के, बगैर किसी पेपर सर्टिफिकेट के उनको अनाज देती। जो भी भूखा उसको अनाज दिया जाता, क्योंकि अगर कोई अमीर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास भोजन है, क्यों कतार में खड़ा होगा, क्यों मांगने जाएगा? जिसके पास कमी है, भूखा है, वही जाएगा। तो उसमें इस मौके पर बता रहे हैं कि अनाज का भंडार इतना है कि अगले 20 वर्षों तक हम खिला सकते हैं। और एक ऐसे मौके पर जबकि गेहूँ होने जा रहा है, गेहूँ मार्केट में आ चुका है, तो हमारे पास कोई कमी भी नहीं थी, वो अनाज का भंडार खोल दिया जाता, लेकिन सरकार ने वो नहीं किया। और उसका नतीजा क्या रहा कि लोगों को सच्चाई कि यहाँ जो एनजीओ हैं, यहाँ जो ट्रेड यूनियन हैं, यहाँ जो आम लोग हैं, यहाँ जो अपने मित्र परिचित रिश्तेदार हैं, वो साथ खड़े हुए हैं। और उसका नतीजा है कि जो लोग आज जिंदा हैं या अपना जीवन चला पा रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग से। तो
तो ऐसे मौके पर मुझे लगता है कि इसमें और थोड़ा आगे बढ़ करके एक सुझाव है मेरा, जो मैं सोच पा रहा था और शेयर भी किया था अपने साथियों के साथ। जैसे जब कांवड़िए जाते हैं तो कांवड़िए तो इनके प्रिय विषय हैं, इनके अपने आधार हैं, समर्थक आधार हैं, उनके ऊपर एक फूल बरसाते हैं, खाना खिलाते हैं, तंबू लगाते हैं, हर तरह के उनकी जो है ज़रूरतें पूरी करते हैं। आज सरकार को उसी तरह के कार्यक्रम को चलाने की ज़रूरत थी, तो सरकार तो नहीं खड़ी हुई ना उसके समर्थक खड़े हुए। लेकिन जो भी गरीबों के पक्षधर हैं, जो भी मजदूरों का हित चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि भूख से उनकी मौतें हों, पूरे देश के अंदर रास्ते में चलते हुए गांव हैं तो वहाँ कैंप लगाया जा सकता है, वहाँ जो उनके लिए खाना बनवाया जा सकता है, वहाँ खाना का वितरण हो सकता है, रात में ज़रूरत पड़ने पे उनको सोने की व्यवस्था की जा सकती है। तो बहुत लोग आपको बताएं, अभी भी जबकि ये बसें और ट्रेनें की बातें चल रही हैं, आपको बताएं सच्चाई क्या है। आज ही मेरे पास बलबीर नगर है, शादीपुर के पास, वहाँ से फ़ोन आया और बोले कि आपका नंबर फेसबुक से मिल गया, कहाँ से, और हम जाना चाहते हैं यूपी फैजाबाद, 25 लोग हैं। मैं 10 दिन पहले जो है फॉर्म भरा था थाने पर और मैं जाना चाहता हूँ, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, कोई फ़ोन नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ, क्या हो सकता है। खैर मैं अपने एक सज्जन जो हमारे परिचित हैं उनको मैं फ़ोन किया और दिया हूँ नंबर, वो व्यवस्था हो रही है। तमाम लोग फंसे हुए हैं, बहुत लोग रास्ते में हैं, सड़कों पर अभी भी चल रहे हैं और वो प्रक्रिया जारी है, क्योंकि इनके बस की व्यवस्था, इनके ट्रेन की व्यवस्था इतनी सुविधाजनक नहीं है या इतनी पर्याप्त नहीं है कि सारे लोगों को उनके घरों तक पहुंचा सके। ऐसे में लोग जो है बहुत ही मजबूरी में लोग पैदल ही निकल पड़े हैं, निकल रहे हैं, आज कल और आगे भी निकलते रहेंगे। तब उनके लिए कैसे जो रास्ते में व्यवस्था की जाए, यह एक बड़ा मसला होगा जिसको देखा जाना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा घोटाला आप देखें, अभी ट्रेन वाला मसला आया, सरकार ने कहा कि हम ट्रेन से सबको भेज रहे हैं। जब किराए की बात आई तो जो गोयल साहब हैं, पीयूष गोयल साहब रेल मंत्री हैं, उन्होंने सीधा कहा कि जो ट्रेनों से अगर हम सबको ले जाते हैं तो 100 करोड़ रुपए करीब खर्चा आएंगे और रेलवे के पास इतना पैसा नहीं कि वो सबको जो है बियर कर सके। तब ऐसे में सबको खुद ही टिकट अपना खरीदना होगा और लोग खुद ही जो है अपने पैसे से जाएं, ये बयान आया। और जबकि सच्चाई यह है कि 151 करोड़ रुपए पीयूष गोयल दे चुके हैं। 151 करोड़ रुपए, माफ करिएगा फोन आ जा रहा है। इंडिया की मीडिया की भूमिका पे, हाँ मीडिया की भूमिका पर आता हूं मैं जरा, जस्ट यही इसको पूरा कर लेता हूं। तो अभी जो है 151 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में खुद रेल मंत्रालय की तरफ से रेल मंत्री दे चुके हैं। और जनता की जब पैसे की बारी आ रही है तो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। और जब केंद्र सरकार के इस नाकामी और अक्षमता के खिलाफ विपक्ष खड़ा हुआ और सोनिया गांधी की तरफ से बयान आता है कि वह सारे मजदूरों के किराए खर्चा कांग्रेस बियर करेगी और उसकी जो राज्य कमेटियां वो बियर करेंगी, तब जो है एकाएक इनको लगता है कि ये तो बड़ा मुश्किल होने जा रहा है, एक बड़ा राजनीतिक हमला है, बड़ी घेरेबंदी है विपक्ष तरफ से। तब 15 से 85 का समीकरण बताया जाता है और सच्चाई को समीकरण की कि उस पूरी तरह से झूठ है, आईटी सेल द्वारा वो दी गई है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। रेल मंत्रालय के जो आधिकारिक बयान है अभी भी वहीं खड़ा है कि सबसे टिकट लिया जा रहा है। गुजरात से 69 लाख रुपए की आमदनी हो चुकी है, दैनिक भास्कर वहाँ खबर छाप चुका है। लिहाजा अभी भी रेल विभाग जो है मजदूरों से सारा जो है किराया वसूल रहा है और वो मजदूर जो दाने दाने को मोहताज हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो उधार लेकर के शायद टिकट ले रहे हों, उनसे जो है कहिए तो सिरिंज लगा के खून निकाल रही समय सरकार। आपको बताएं, अभी योगेंद्र यादव ने एक आंकड़ा जारी किया, उसमें उनका कहना है कि 78% मजदूरों को जो मालिकान है उनकी तनख्वाह दिए ही नहीं, 16% को एक हिस्सा दिए, 8% को पूरी तनख्वाह मिली है। तो लिहाजा पैसा लोगों के पास है ही नहीं। 300 रुपये हैं कुछ लोगों के पास और बहुत लोग उधारी पे चल रहे हैं। ऐसे में अगर आप टिकट का खर्चा वसूलते हैं तो मजदूर कैसे कहाँ से ले आएगा, आप समझ सकते हैं। ये तो हालात है। मीडिया की जहाँ तक भूमिका है मित्रों,
हम देख रहे हैं मीडिया की भूमिका के बारे में कोई ऐसा नहीं पत्रकार बताए तभी लोग जानेंगे। मीडिया की भूमिका पूरे देश के अंदर बच्चा बच्चा जान गया है। इस देश के अंदर मीडिया जो अभी तक भाईचारे, प्रेम और सौहार्द की बात जिसको करनी चाहिए थी, जिसको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, जिसको इस कष्ट के दौर में जो जनता के सवाल हैं उसको उठा करके देश की सरकार के सामने पेश करना चाहिए था, तो कोई आज नया तो नहीं है। पिछले जो है 6 सालों से कमोबेश यही भूमिका इस समय चल रही है मीडिया की। वो पूरी तरह से सत्ता के साथ खड़ा है, उसके साथ गलबहियाँ किए हुए है और सिर्फ सरकार का प्रचार नहीं कर रहा है, सरकार की वकालत नहीं कर रहा है, बल्कि आपराधिक भूमिका में खड़ा है। समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांट रहा है। दिन भर हिंदू से लेकर मुसलमान करना, यही उसका एक काम रह गया है। लगातार ऐसे एजेंडे उठाना जिससे समाज में नफरत फैले, देश में नफरत फैले, दंगा हो, लोग एक दूसरे को मारे काटें। यही भूमिका जो है मीडिया की रही है। और एक बार फिर जब कोरोना संकट आया, क्योंकि यह संकट कोई सामान्य संकट नहीं था, ये कहा गया कि इसमें सबको एक हो जाना है, एक दूसरे के साथ खड़ा होना है और एक दूसरे के सहयोग से ही इस संकट को हल किया जा सकता है। इस दौर में भी मीडिया ने जो भूमिका निभाई है, इतिहास में वह काले अक्षरों में याद किया जाएगा। इतिहास के काले पन्ने इसके लिए सुरक्षित कर लिए गए हैं। समाज में इस दौर में दिन भर तबलीगी जमात के मुद्दे को ही जब तक वो चला उठाया गया। जगह जगह जो कोरोना की खबरें और उसके जो बुलेटिन जारी किए गए, उसमें सामान्य कोरोना एक तरफ और तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो कोरोना पॉजिटिव है दूसरी तरफ। और यह मामला सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बाद में सत्ता ने भी इसको पकड़ लिया और जो ब्रीफिंग आ रही थी, बुलेटिन आ रही थी, जो ब्रीफिंग हो रही थी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें भी कोरोना पॉजिटिव कितने तबलीगी हैं और कितने जो सामान्य लोग, इस तरह से बुलेटिन दी जाने लगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर सत्ता और मीडिया दोनों मिलकर के समाज के बंटवारे के काम में इस दौर में भी लगे हुए हैं। और उसके बाद रामायण मुझे लगता है कि या कोई नई बात नहीं है। पता नहीं क्यों हम लोग मीडिया से बहुत ज़्यादा आशा कर लेते हैं। जब भी कोई इस तरह का नाजुक मौका आया, मीडिया हमेशा जो है सत्ता के साथ खड़ा हुआ है। वह हमेशा सत्ता की उसने गुलामी की है। अंग्रेज़ों के दौर का भी यही सच था। मेन स्ट्रीम का जो मीडिया था उस समय सत्ता के साथ ही खड़ा था। अगर गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप पेपर नहीं होता, कीर्ति नहीं होता पंजाब से, और हरिजन पेपर नहीं गांधी निकाल रहे होते, तो अब बताइए क्या खबरें जनता के उस समय मेन स्ट्रीम का मीडिया चला रहा था। यही जो पेपर्स थे, यही जनता की आवाज़ थे, यही जनता की लड़ाई लड़ रहे थे और यही अगुवाई कर रहे थे। तो कमोबेश आज भी उसी तरह की स्थितियां हैं। या जो मीडिया है, या वो आपातकाल के दौर में भी था, वो घुटने के बल चलने के बजाय रेंगने की कहानियाँ पुरानी सब लोग कहते ही रहते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी विडंबना इस दौर में हुई है, वो हुई है अदालत की तरफ से जो एक आपराधिक भूमिका रही है। क्योंकि जब कोई सरकार से, व्यवस्था से, कहीं से भी हारता है तो जाकर अदालत के दरवाजे पर दस्तक देता है और उसको लगता है वहाँ से न्याय मिलेगा। लेकिन आज अदालत इतनी मोटी दीवार हो गई, उसके दरवाजे इतने मोटे हो गए हैं कि बार बार दस्तक देने के बाद भी वहाँ आवाज़ नहीं जा रही है। कितनी PIL दायर हुई, कितने लोग जाके दरवाजे खटखटाए, लेकिन लगता जैसे संविधान ठप हो गया हो, या जिस सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा की, उसने मौन धारण कर लिया है। और सबसे बड़ी त्रासदी इस दौर की यही है। तो मुझे लगता है कि लगातार फैसले, जगदीप छोकर ने जो केस PIL दायर की थी, उसमें प्रवासी मजदूरों से जुड़ा हुआ मसला था। और कह रहे थे इस मसले को यहाँ हल किया जाना चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन उसको जो है
दरकिनार कर दिया गया। 1 महीना तक फाइल दबी रही और आप समझ सकते हैं किस लेवल पर जो है बायस्ड है ये सरकार। उसने जब अर्णव गोस्वामी का मसला आया और FIR इनके खिलाफ दर्ज हुई तो जो है मसला तुरंत सुप्रीम कोर्ट उठा लेता है, जबकि इस मामले के पेंच भी फंसी हुई है। सच्चाई की FIR दर्ज हुई थी लेकिन पुलिस ने कहीं कार्रवाई नहीं की थी। और तब ये सवाल उठ रहा है, जब पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हुई नहीं थी, कोई संज्ञान नहीं लिया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट कैसे इस मामले को ले सकता था। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने लिया। तो बताता है कि किसके इशारे पर इस समय सुप्रीम कोर्ट चल रहा है और कैसे उसकी पूरी व्यवस्था चल रही है। प्रशांत भूषण से लेकर के संजय हेगड़े तक लगातार जो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अपने ट्वीट के जरिए सामने ले आ रहे हैं, बाहर ले आ रहे हैं। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट के कान में जूं नहीं रेंग रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज मुरलीधर जो है जब एक फैसला देते हैं दंगों के दौरान जनता के पक्ष में, किस तरह से रातों रात उनका तबादला कर दिया जाता है। वो घटना बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पोजीशन ले रखी है, वह उससे पीछे नहीं हटने जा रहा है और वह पोजीशन है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह भी रहा है कि भाई जब सरकार है और सरकार कुछ कर रही है तो उसमें हम क्या अलग से उसको दिशा दे सकते हैं, हम उसको क्यों परेशान करें, उसको उस पर छोड़ दिया जाए। लेकिन सच्चाई अगर कहीं संविधान का उल्लंघन हो रहा है, खुलेआम संविधान को रौंदा जा रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट चुप बैठ सकता है? उसका संरक्षक चुप बैठ सकता है? कल योगी ने जो फैसला लिया है कि 3 साल तक सारे मजदूरों के अधिकार, सारे श्रम कानून 3 साल के लिए ठप कर दिए जाते हैं, उनको स्थगित कर दिया जाता है, किसी कोई सुनवाई नहीं होगी। क्या कोई सरकार कर सकती है? किसी के मौलिक अधिकारों को खत्म किया जा सकता है? लेकिन ये सरकार कर रही है। बगैर आपातकाल घोषित किए आपातकाल से भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आपको पता होगा कि आपातकाल के दौरान जबलपुर एक मामला आया, जबलपुर कांड, जिसमें कहा गया था कि क्या आपातकाल के दौरान जीवन के अधिकार को भी भंग किया जा सकता है। उसमें 4 जज, 5 जजों की पीठ थी। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जो है वो इस पक्ष में फैसला दिए थे कि हाँ, जीवन के अधिकार को भी भंग किया जा सकता है। अकेले एक जज थे HR खन्ना जो बोले थे कि नहीं, जीवन के अधिकार को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, वो मूल अधिकार बना रहेगा, वो उसको कोई भी सरकार, कोई भी अदालत, कोई भी जो है संस्था खत्म नहीं कर सकती है। और बाद में उस फैसले का रिव्यू हुआ था, जुडिशियल रिव्यू हुआ था और माना गया था कि 4 जजों की, जो 5 जजों की बेंच में 4 जजों के बहुमत से जो फैसला लिया गया था वो गलत फैसला था। HR खन्ना जो बात कर रहे थे वही बात सही है। किसी भी समय, किसी मौके पर, जब तक संविधान है, जब तक नागरिकता है, जब तक हम जिंदा हैं, जीवन के अधिकार को कोई भी संस्था, कोई भी संवैधानिक संस्था भंग नहीं कर सकती। लेकिन आज कुछ उसी तरह के फैसले जो है सरकारें ले रही हैं, जीवन के अधिकार को भंग कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट शांत है, चुप है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि कंपनियों के मालिक नहीं दे रहे हैं, उनका क्या होगा, जबकि दूसरे मजदूर वापस अपने गांव जा रहे हैं। देखिए, सच ये है कि जो कंपनी के मालिक हैं वो तो नहीं दे रहे हैं, सच यही है। सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी तमाम मालिकान से, कारपोरेट से, कि वो मज़दूरों के पैसे को रोके ना, उनकी सैलरी दें और जो भी बनता है उनका हक उसको पूरा करें। लेकिन सच्चाई ये है कि उनके जो सबसे चहेते उद्योगपति हैं, मुकेश अंबानी, सबसे पहले उन्हीं ने उनके उस निर्देश का उल्लंघन किया। 50% सैलरी जो है मुकेश अंबानी ने अपने कर्मचारियों का काट लिया, उन्होंने पैसा नहीं दिया। सरकार खुद अपने ही निर्देशों, अपने ही आदेशों के खिलाफ खड़ी हो गई जब उसने DA काट लिया और बोला कि 1 साल तक कोई DA नहीं मिलेगा।
तो आप ऐसी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? और ऐसी सरकार जो पूरी तरह से खुले तौर पर कारपोरेट के पक्ष में है, एक ऐसी सरकार जो कारपोरेट के लिए ही काम करती है। पीएम केयर्स फंड किस लिए बनाया गया है आपको बताएं? सच्चाई ये है कि जो पीएम रिलीफ फंड था उसमें लास्ट के 2 साल में टायर 2 बॉन्ड एक होता है, वो पैसा बैंकों को दिया गया था। टायर 2 बॉन्ड ऐसा एक बॉन्ड होता है जिसको सरकार खरीदती है या कोई भी खरीदता है, लेकिन एक अनिश्चित समय तक के लिए वो दिया जा सकता है। मतलब उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, जब तक चाहे बैंक रख सकता है। हाँ, ब्याज देता है, लेकिन वो कोई उसकी गारंटी नहीं होती है। वो दोयम दर्जे की रकम मानी जाती है बैंक के भीतर। तो जो पीएम रिलीफ फंड का पैसा था उसको सरकार ने सट्टा में खर्च किया है, सट्टा बाजारी में खर्च किया है, और वो जो पैसा पीएम रिलीफ फंड का वापस नहीं आया। अब जब लगा कि ये लोग जान ले रहे हैं, ये लोग बातें पता चल जा रही हैं, क्योंकि ये सब कुछ वेबसाइट पर देना पड़ता है, तब पीएम को लगा कि हमको कोई ऐसा दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें किसी को कोई बात पता ही ना चले। तब पीएम केयर्स अलग से फंड बनाया गया है। क्या आपको पता है कि अभी तक कितना पैसा आया? अभी तक कितने लोगों ने कितनी मदद की? और सरकार ने उस पैसे में से कुछ जनता को दिया, कहाँ दिया, कितना दिया, कुछ पता चल पाया? सच्चाई ये है कि पैसा बेसिकली अपने तरह का एक घोटाला है, या एक बड़ा घोटाला उसी तरह का घोटाला होगा जो नोटबंदी के समय, अगर आपको याद हो तो अहमदाबाद में, खासकर गुजरात में 5-7 कोऑपरेटिव बैंक्स को नोटबंदी करने का अधिकार करीब जो है 3 हफ्ते तक दिया गया था। और वो उस दौरान लोगों का बड़े स्तर पे, और उसमें एक खास बैंक था जिसके चेयरमैन अमित शाह थे, उसमें जो है बड़े स्तर पर पैसे का ट्रांसफ़र हुआ था, अदला बदली हुई थी, और सारा पैसा जो है उसके ज़रिए पास आया। और आपको बताएं, इस समय 600 ज़िलों में, देश के 600 ज़िलों में, एक 5 स्टार तो दिल्ली के अंदर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी का 5 स्टार दफ्तर और पूरा देश देखा है, लेकिन 600 ज़िलों में बीजेपी के न सिर्फ ज़मीनें खरीदी गई, बल्कि उस पर जो है इसी तरह के भव्य जो है मकान बनाए गए हैं। वो इस समय जिला हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर, अलग अलग स्तरों पे हेडक्वार्टर बनाए गए। वो पैसा कहाँ से आया? वो किसका पैसा था? क्या वो किसी कमाई से आया था? सच्चाई को पैसा उसी दौर का पैसा था। और बाद में बात और खुल करके सामने आई कि किस तरह से 35-40% के हिसाब से बड़े स्तर पे 500-1000 के नोट अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर बदले गए थे। कहाँ गए थे वो पैसे सब? और किसके जेब में गए? तो सब एक भविष्य में अगर कोई मौका आए तो शायद दूसरी सरकार आए तो इसकी जांच करे और चीज़ें बाहर आएंगी। एक घोटाला है जो अपने तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, और वो पीएम केयर्स के नाम पर आएगा। और इसी बीच एक दूसरे घोटाले की भी तरफ आपका इशारा करना चाहेंगे, जो दवा के क्षेत्र में आया। अभी आप जानते हैं, रैपिड टेस्टिंग का फैसला लिया था सरकार ने, और उसके लिए किट आई हुई थी, और जो किट की कीमत थी वो कोर्ट के अंदर साबित हो चुका है, मामला सामने आ चुका है। 243 रुपये की किट थी, सरकार उसको 500 रुपये में खरीद रही थी। अगर कोई बिचौलिया है, कोई दूसरा किट लाता है, तो उसको 10% का आप दे सकते हैं, 20% दे सकते हैं। जस्ट डबल दाम में वो किट खरीदी जा रही थी, सरकार ले रही थी। और उसमें खास बात यह है कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे या जो लोग भी खरीदारी में जुड़े हुए थे, उसमें ना तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना तो गिरफ्तारी हुई, और पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया। तो घोटाले इस बीच भी चल रहे हैं, बड़े स्तर पे चल रहे हैं। वो अनाज के भंडार से लेकर किटों की खरीद से लेकर के पीएम केयर से लेकर हर स्तर पे घोटाले चल रहे हैं, और कहीं कोई जवाबदेही ही नहीं है, ना उसको कोई देखने वाला है। तो मित्रों, एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस मोड़ पर हम आके खड़े हो गए, इसमें ये त्रासदी तो अभी बढ़ रही है और बढ़ेगी। कैसे निपटा जाएगा, एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जनता के ऊपर पूरे मामले को छोड़ दिया है, जनता उसको निपटे, अपना जाने। इसके साथ जो है सबसे बड़ी त्रासदी जो आने जा रही है, कोरोना के अलावा भूख से मौतें, गरीबी से मौतें,
और उसके बाद इसके बाद का जो दौर शुरू होगा वो होगा गांव में जो आबादी आ रही है शहरों से लौट करके, वो किसी मजबूरी बस ही अपना गांव छोड़े थे और गांव में स्थितियां और बुरी होने जा रही हैं, तो गांव में कैसे उससे निपटा जाए। और अभी हमारे चंदू भाई हैं, चंद्रभूषण जी, वो बात सही कह रहे थे कि सच्चाई है कि इस तरह के किसी भी त्रासदी के बाद, आपदा के बाद, महामारी के बाद स्थितियां बद से बदतर होती हैं, अंतर्विरोध बढ़ते हैं, झगड़े होते हैं, हर तरह कला होते हैं। जब गरीबी होती है तो कला भी होती है, वो तब वो चाहे जातीय अंतर्विरोध हो, चाहे लूट मार हो, चाहे बलात्कार हो, हर तरह के जो अपराध बढ़ेंगे गांव में और एक संघर्ष की स्थिति बनेगी। और तब उससे कैसे निपटा जाए, क्या उसको वहाँ छोड़ा जा सकता है या उससे मुंह मोड़ा जा सकता है, तब क्या रास्ता है, क्या विकल्प है, कैसे इसको हल किया जाए, इस नज़रिए से मुझे लगता है कि सोचने और इस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं इस पर बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि इसको सरकार के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। जो भी सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, जो भी ट्रेड यूनियन है, जो भी लोग हैं, उनको इस दिशा में सोचना चाहिए। अब मुझे लगता है कि बड़ा काम है। ये 2 सुझाव है इस संदर्भ में। एक तो जैसे मनरेगा जैसा एक जो है वो विकल्प है, उसमें दबाव डाला जाना चाहिए सरकार के ऊपर, उसका बजट कैसे बढ़ाए, लोगों के पास कैसे पैसा जाए, जिससे लोग जो है अपने जीवन को चलाने में सक्षम हो और तमाम ज़रूरतें पूरा कर सकें। इसके साथ मुझे लगता है कि खेती का जो संकट है, इसी में उसके हल का भी एक दूसरा कोई रास्ता निकाला जा सकता है। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर कोऑपरेटिव खेती के बारे में सोचा जाए, जो कम से कम उत्तर भारत में अभी भी एक अबूझ पहेली बना हुआ है, या इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ प्रदेश रहे हैं जहां इस स्तर पर प्रयोग हुए हैं, लेकिन इसको कम से कम जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, तमाम दूसरे जो सूबे हैं, उसमें ज़रूर इस पर काम होना चाहिए। इसमें क्या प्रयोग हो सकता है, क्योंकि सच्चाई है कि अभी भी जो खेती है, कोई संपन्न किसान भी जिस तरह की लागत आ रही है उसमें अपनी खेती करने की स्थिति में नहीं है। तो मशीन, खाद और जो बीज है उसकी लागत भी वो नहीं निकाल पा रहा है। तब क्या कोई एक रास्ता बन सकता है जिसमें जिसका खेत है वो खेत और जो मजदूर हैं उसके एक सामूहिक कोई एक मामला बने, मालिकाना बने, सामूहिक हिस्सेदारी बने और कोऑपरेटिव बेसिस पे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। जो संकट है उसको मिलजुल कर हल किया जाए और तब इससे जो अंतर्विरोध हैं तमाम तरह के वो भी कम होंगे, सामंजस्य और सहयोग भी बढ़ेगा। और पूरे देश के अंदर जो सांप्रदायिकता और जात विवाद से लेकर तमाम दूसरे जो बंटवारे और उसके खेल चल रहे हैं उसको भी आप जो है उसका भी मुकाबला कर सकते हैं, उसको सामने भी एक चुनौती पेश कर सकते हैं। इस दिशा में हमको लगता है सोचना चाहिए और एक बड़ा मसला होगा, एक नई उम्मीद, नई आशा, एक नया विकल्प जो भी कहिए, जो सहयोग के रास्ते एक दूसरे के साथ खड़ा होने, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में दिखेगा और एक नया रास्ता बनेगा पूरे देश के लिए। इस दिशा में हमको लगता है कि सोचना चाहिए। बाकी बहुत सारी बातें हम आप लोगों से किए, कुछ चीज़ें छूट भी सकती हैं। अगर कोई और सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरी बात कमोबेश आ गई है पूरी। अगर आप लोगों को लगता है कुछ और तो जी, तो समाप्त किया जाए। आप लोग हमारे साथ बने रहे, अभी भी 20-22 लोग लाइव में, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। गोपाल भाई आप एकदम बने हुए अभी तक, क्या बात है। ये मेरा पहला फेसबुक लाइव है, मैं अभी तक कभी नहीं किया था। गगन प्रकाश जी, नागेंद्र पाल जी, आपका भी नमस्कार आपको। संतोष भाई सबसे पहले आ गए थे और रामायण जी, तो समाप्त किया जाए अब। शंभू क्रांति, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी भी हमको एहतियात बरतना है कोरोना से, लेकिन इसके साथ साथ लोगों के साथ खड़ा होना है। लोगों की जो भी मजबूरियां, जो भी
दिक्कतें हैं उनको हल करना है और एक दूसरे के सहयोग से इस बड़ी लड़ाई को हम लोग जीत सकते हैं और लड़ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।